रात का गहरा सन्नाटा चीरती हुई एक पुरानी बैलगाड़ी कच्चे सड़क पर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। इसके ऊपर रामू और उसका दोस्त हरी बैठे थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन एक अजीब से उत्साह से भरे हुए थे। वे एक ऐसे गांव की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में उन्होंने केवल अफवाहें सुनी थी। एक ऐसा गांव जो रात को भी जागता रहता था। रात के गहरे अंधेरे में चलते चलते आखिरकार वो दोनों गांव पहुंचते हैं। यार हरी, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। रात के 12 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सब डिस्को से अभी अभी निकले हों। मुझे तो बस नींद आ रही है यार। पता नहीं क्यों जैसे ही हम इस गांव के करीब आए मेरी आंखें भारी होने लगी थी। ये लोग पागल हैं क्या? इतनी देर तक ये लोग जाग रहे हैं? तभी एक छोटी सी परछाई जो एक बच्चे की थी वो रामू की बैलगाड़ी के पास आई। बच्चा धीरे धीरे लगभग फुसफुसाते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक अनजानी गहराई थी जो सीधे रामू के दिल में उतर गई। जो सो गया वो कभी नहीं उठा। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हरी की ओर देखा जो अब भी झपकी लेने की कोशिश कर रहा था। गांव का माहौल अचानक से भारी और डरावना लगने लगा था। ये गांव देखकर रामू को कुछ याद आ रहा था। अरे हरी, उठ, यहाँ का माहौल तो देख। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम गलत गांव तो नहीं आ गए ना? अरे कोई गलत गांव नहीं है। मैंने आते वक्त देखा ये उदयपुर ही है। तू बेकार में ही फिक्र कर रहा है। उदयपुर? लेकिन मालिक ने तो उदयगढ़ बोला था। मैंने सोचा तुम्हें भी पता है कि कहाँ जाना है, इसलिए तुम्हारी बात मानते हुए इस ओर बढ़ा। अरे यार, तुम्हें बताना चाहिए था ना। मैंने तो बस उदय सुना और वहां से निकल गया था। और अब इस जंगल के रास्ते वापस जाना भी सही नहीं लग रहा है। तभी रामू को अपनी दादी की बात याद आई और उसके चेहरे से पसीना आने लगा। हरी उसे बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन रामू अपनी ही दुनिया में था। कुछ देर बाद रामू डरते हुए बोला, कुछ भी हो, लेकिन हमें इस गांव से अभी निकलना होगा। तुम्हें नहीं पता इस गांव के बारे में? क्या है इस गांव में जिसके बारे में मुझे नहीं पता? और तुम इतना डर क्यों रहे हो? आज रात किसी के घर में रह जाते हैं, कल सुबह ही निकल जाएंगे। रामू हरी को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन किस बात को याद करके रामू डर भी रहा था और हरी को बता भी नहीं रहा था। हरी फिर बैलगाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन रामू बस गांव को घूरता रहता है। रामू को देखकर साफ लग रहा था कि रामू को इस गांव के बारे में कुछ खौफनाक बात पता है। अरे रामू, बैलगाड़ी से उतर, चल, अभी सब जाग रहे हैं। अभी ही समय है किसी से मदद मांगने का। रामू डरते हुए गांव की जमीन पर पैर रखता है। पता नहीं क्यों तू इतना डर रहा है। मालिक से मैं बात कर लूंगा, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब चलो हम किसी से मदद मांगते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो हरी, मुझे मालिक से जरा भी डर नहीं लगता, लेकिन इस गांव से लगता है। जब तुम्हें इस गांव के बारे में पता चलेगा ना हरी, तब तुम खुद भागोगे। हरी रामू को साथ लेकर एक बुजुर्ग के पास जाता है। चाचा जी, हमें उदयगढ़ जाना था, लेकिन हम गलती से उदयपुर आ गए हैं और काफी रात भी हो गई है। तो क्या आज रात हमें ठहरने के लिए कोई घर मिल सकता है? बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी ये मुस्कान देखकर हरी भी डर जाता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम हमारे गांव में आखिरी बार आए हो, तो तुम्हारे लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। हरी और रामू को उनकी बात बहुत अजीब लगती है। फिर बुजुर्ग उन्हें एक घर में ले जाते हैं जो अंदर से बहुत ही पुराना लग रहा था, जैसे उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता हो। ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है, लेकिन इससे भी अजीब ये है कि इतनी गर्मी के दिनों में भी घर के अंदर इतनी ठंडी हवा कैसे? घर दिखाकर दोनों बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं। अच्छा रामू, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ इतना पुराना घर जो देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई सालों से नहीं घुसा, और इतनी गर्मी में भी घर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड हो। अजीब नहीं, पूरा अजीब है। तुझे मैंने पहले ही कहा था यहाँ से चल, लेकिन तुमने नहीं माना। अरे यार, लेकिन तू बोलता तो सही, क्या है इस गांव में? तू बताएगा या नहीं? लेकिन तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि इस गांव में कुछ बहुत अजीब है।
तुझे अभी समझ में आ रहा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब बस दुआ करो कि आज भी कैसे भी करके इस गांव में जिंदा रह पाएं। तू तो सीरियस ले लिया रामू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हरी ने फिर से रामू की बातों को मजाक में ले लिया और जोर जोर से हंसने लगा। हंस ले हरी हंस ले, क्या पता फिर हंसने का मौका मिले या ना मिले। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ बस एक बार इस गांव से जिंदा बाहर निकल जाऊं, फिर तुझे सारी बात बता दूंगा। खड़े खड़े क्या सोच रहा है मन में? अब चल जल्दी से सोते हैं, बहुत जोरों की नींद आ रही है। सोने की बात सुनते ही रामू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे आंखें बंद करके सोना है, आंखें बड़ी बड़ी करके नहीं। नींद आ रही है और सोना भी है तुझे? अरे हाँ यार, नींद आएगी तो सोऊंगा ही ना, नाचूंगा थोड़े। अब चल पलंग लगी है। तुमने मेरी कोई बात अभी तक नहीं मानी है, बस ये बात मान ले भाई, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ बोल भाई, अगर बात अच्छी लगी तो जरूर मानूंगा। तू बोल तो सही पहले। तू आज के लिए मत सो, इसी में तेरी और मेरी भलाई है। और मुझे पता है तुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू आज भर के लिए मत सो। अरे भाई, ऐसी क्या बात है जो तू हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया? और आखिर सोने से क्या ही हो जाएगा? तुझे नहीं पता हरी, अगर तू सो गया तो तेरे साथ मैं भी सो जाऊंगा। अरे रामू, तू भी ना, अगर तुझे नींद लगी है तो तू भी सो जाना मेरे साथ। लेकिन ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं सोऊंगा तो तू भी सो जाएगा? अरे मैं तो बोल रहा हूँ तू भी सो जा, इतनी बड़ी पलंग है, आराम से दोनों सो सकते हैं। अरे हरी, सोने का मतलब है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। क्या बकवास मजाक कर रहा है रामू? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस तू आज भर मेरी बात मान ले, कल गांव से निकलते ही तुझे सब बता दूंगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, तू मुझे यहाँ बता क्यों नहीं रहा? आखिर क्या बात है इस गांव में जो तू बताने से इतना डर रहा है? इस गांव के अंदर रहकर अगर ये बात बताई तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हम भी इनके जैसे बन जाएंगे। बन जाएंगे? अरे हम तो पहले से इनके जैसे हैं। अब बस अगर तुम इस गांव के बारे में नहीं बताओगे तो मैं सोने जा रहा हूँ। हरी अब गुस्से में पलंग की ओर जाने लगता है, क्योंकि हरी को सोना था और सोने से क्या हो सकता है ये बात हरी को पता नहीं थी। हरी पलंग में सोने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आई। रुक जा हरी, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ, लेकिन याद रखना कि ये बात जानने के बाद हम जिंदा नहीं बचेंगे। अरे तू बता तो पहले, जिंदा बचेंगे या नहीं वो भगवान देखेगा। फिर रामू अपनी दादी की कही सारी बातें बताने लगता है। सदियों पहले इस गांव में एक अघोरी आया था, जिसने सभी के घर जाकर भिक्षा मांगी, लेकिन इस गांव में किसी ने उस अघोरी को भिक्षा नहीं दी और बाद में अघोरी को गांव से धक्के मार कर निकाल दिया सबने। क्योंकि उस वक्त बच्चा चोर बहुत आया करते थे, तो लोगों को लगा कि ये अघोरी बच्चा चोर है जो भेष बदल कर आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक सच्चा मूंछ का अघोरी है। ये बात अघोरी को पता चल गई और अघोरी ने गुस्से में गांव वालों को श्राप दे दिया। इतना कहते ही एकदम से पूरा घर हिलने लगा और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ये इंसान है, इन्हें मारो, इन्हें हमारे जैसा बनाओ, ये दोनों बच के नहीं जाना चाहिए। अब तुम कहाँ जाओगे? आज 2 और इंसान हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। उन्हें पता चल गया हरी, अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी बिना देर किए भाग यहाँ से। दोनों बिना समय गवाए पिछले दरवाजे से भागते हैं। रामू को पता था यहाँ से आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं गया, लेकिन उसने फिर भी आखिरी उम्मीद के साथ भागा। उनके पीछे वो गांव वाले भी आ रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार सामान्य नहीं थी, क्योंकि वो भूत थे और वो उड़कर आ रहे थे। रामू और हरी एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं छिप सकते, क्योंकि वो भूत हैं। उनके पास कई अजीब शक्तियां होगी, वो हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं। तभी हरी को सामने एक टूटी फूटी मंदिर दिखाई देती है,
जो भोलेनाथ का मंदिर था। हरि मंदिर देखते ही रामू को मंदिर की ओर दिखाता है। अरे रामू, वो देख, वहां एक मंदिर दिख रहा है। शायद हमें वहां जाना चाहिए, हम वहां छिप सकते हैं। हाँ हाँ हरी, हमें मंदिर में ही जाना चाहिए, क्योंकि दादी बोला करती थी कि मंदिरों में कोई श्राप नहीं लगता। लेकिन हम वहां इनसे पहले कैसे जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जब भोलेनाथ ने मार्ग दिखाया है तो वो ही बचाएंगे हमें। अब जल्दी से दौड़, भोलेनाथ उड़ाकर वहां नहीं ले जाएंगे। रामू और हरि बिना एक पल गवाए दौड़ते हैं। वो भगवान का नाम लेते हुए पूरी तेजी से दौड़ते रहते हैं और सीधा मंदिर के अंदर पहुंचकर ही रुकते हैं। मंदिर के अंदर घुस गए तो बच जाओगे? नहीं, आज तुम भी हम लोगों के साथ शामिल होकर ही रहोगी। मैंने कहा था तुम्हें हरी कि गांव के बाहर जाकर सब बताऊंगा, लेकिन तुमने एक भी बात मेरी नहीं मानी। मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार था, लेकिन तुम ना आज तक मेरी बात माने हो, न कभी मैं मानोगी। लेकिन अब क्या फायदा बोलकर। आज की रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। नहीं रामू, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा, क्योंकि पहले बोर्ड सही से नहीं देखा, फिर तुम्हारी बात भी नहीं मानी। सारी गलती मेरी है, सारी गलती। नहीं हरी, अगर गलती हुई भी है तो दोनों मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। तुम फिक्र मत करो, जान जाएगी तो दोनों की, और बचेगी भी तो दोनों की। हरि ने ये सब जानबूझकर बोला, क्योंकि वो जानता था कि रामू हिम्मत हार गया है, और अगर यहां हिम्मत से काम नहीं लिया गया तो दोनों ही मरेंगे। रात गहरी होने लगी, लगभग 3 बजने ही वाले थे। तभी बाहर एकदम से सन्नाटा छा गया और एक पतली सी आवाज आई। रामू, कहाँ है तू? मैं अकेली यहाँ तुझे ढूंढते हुए आ गई। रामू, तू मुझे सुन रहा है ना? हरी, तुमने सुना? ये मेरी दादी की आवाज है। वो बाहर अकेली है, मुझे उन्हें अंदर लाना होगा। नहीं रामू, ये जरूर छलावा है। तुम तो इस गांव का हाल जानते हो ना, तुझे तो इस गांव के बारे में अच्छे से पता है ना? अच्छे से पता है, लेकिन ये मेरी दादी की ही आवाज है। मैं इस आवाज को पूरी तरह जानता हूं, ये मेरी दादी ही है। अच्छा, ठीक है, तू जा बाहर, लेकिन याद रखना, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस गांव के बारे में पता है। ये गांव ही पूरा छलावा है। बात तो तू सही कह रहा है, जरूर ये छलावा ही होगा। रामू, ये भूत मेरी तरफ आ रहे हैं। रामू, बचा ले लाल, अभी मुझे तेरी शादी भी देखनी है। नहीं, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी दादी को ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं जा रहा हूं अपनी दादी को बचाने, तुम यहीं रहना। फिर रामू बिना कुछ सोचे मंदिर के बाहर जाने लगा, और बाहर जाकर देखा तो उसकी दादी मंदिर से थोड़ी दूर खड़ी थी। दादी, आप यहाँ क्यों आई? आपको तो इस गांव के बारे में पता है ना, फिर भी आप यहाँ क्यों आई? अब जल्दी से मंदिर के अंदर चलिए। मेरे पैरों में कांटे गड़ गए हैं, तुम थोड़ा सहारा देकर अंदर ले जाओ। रामू ने जरा सोचा, लेकिन दादी को इस हालत में देखकर रह नहीं पाया। वो बिना ज्यादा सोचे दादी के पास जाने लगा, लेकिन दादी के जरा करीब जाते ही दादी जोर से चिल्लाते हुए गायब हो गई। ये तो दादी नहीं थी, ये तो छलावा था। रामू बिना एक पल गवाए मंदिर के अंदर भागा और हांफते हुए हरि से बोला, हरी बाहर दादी नहीं थी, बल्कि वो गांव का छलावा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रामू, लेकिन मेरी तरह तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सामने जाते ही वो छलावा चिल्लाते हुए क्यों भाग गई। वो अगर चाहती तो मुझे मार भी सकती थी। मार तो सकती थी, लेकिन जब भोले बाबा का रुद्राक्ष तुम्हारे साथ था तो किस छलावे की इतनी हिम्मत की हाथ लगा दे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम अपने पॉकेट में पहले देखो, फिर कुछ बोलना। रामू की पॉकेट से एक रुद्राक्ष निकलती है। वो वही रुद्राक्ष था जो पहले शिवलिंग पर लगा था। लेकिन ये रुद्राक्ष मेरी पॉकेट में कैसे आया?
मैंने तो अपनी पॉकेट में नहीं रखा था। मैंने रखा था। जब तुम्हें उस वक्त बात करते देखा तब तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा था कि तुम उसके सम्मोहन में आ चुके हो। इसलिए मैंने चुपके से ये रुद्राक्ष शिवलिंग से उठाकर तुम्हारी पॉकेट में रख दिया। हरि की ये बातें सुनकर रामू की आंखें नम हो गईं और चेहरा खिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरि। आज तुमने मुझे इस छलावे से बचा लिया। आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं ना होता तो तुम यहां फंसते ही नहीं। सारी गलती तो मैंने ही की है। और ऐसे ही बात करते हुए सुबह हो जाती है और फिर दोनों रुद्राक्ष लेकर निकलते हैं और चलते हुए अपनी बैलगाड़ी के पास आते हैं। लेकिन हरि, हम तो मंदिर के अंदर सही सलामत थे, लेकिन ये बैल तो यहीं थे ना, तो इन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? छलावा चाहता तो इन्हें भी मार सकता था। हरि ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे रामू, ये नंदी महाराज हैं। इन पर खुद भोले बाबा सवार होते हैं, तो इनको आखिर कौन नुकसान पहुंचा सकता है? फिर दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। आषाढ़ का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर था। दिन भर की झुलसा देने वाली धूप के बाद शाम ने जैसे राहत की चादर ओढ़ ली थी। बैरागढ़ गांव के पूर्वी छोर पर स्थित खड़बीस का खंडहर धुंधलके में एक दांतहीन विशालकाय के मुंह जैसा लग रहा था। सैकड़ों साल पुरानी इस हवेली की टूटी मीनारों पर जंगली लताएं लिपटी थीं और दीवारों की दरारों से चमगादड़ों की चहचहाहट गूंज रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये हवेली सिर्फ पत्थरों की नहीं, एक ना जीने देने वाली प्यास की बनी है। गांव के बीचों बीच प्राचीन नीम के पेड़ के नीचे रखी चौपाल पर कुछ लोग जमा थे। 3 महीने से बारिश ने मुंह नहीं खोला था। जमीन ऐसे चिटक गई थी जैसे किसी ने उस पर पंजे मारे हों। कुओं का पानी नीचे की कीचड़ जैसा हो गया था और आज पूर्णिमा की रात गांव वालों को वो काम करना था जिसे करने से उनकी कई पीढ़ियां डरती आई थीं। मुखिया जी, ये सब बातें मैं नहीं मानता। खड़बीज की कहानियों से पानी नहीं आएगा। हमें तहसील जाकर बोरिंग की मशीन मांगनी चाहिए। ये कुआं खोदने की जिद छोड़ दीजिए। राघव, तू जवान खून है, मानेगा नहीं, पर तेरे दादा भी ऐसे ही अकड़ते थे। पिछले अकाल में जब सब पानी सूख गया था, खड़बीज के आंगन की बावड़ी में आज भी पानी था, पर उस पानी को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो पानी पीने का नहीं, प्यास बुझाने के लिए नहीं है। उस बावड़ी के पानी में आज की रात 5 बहनों के पैर पड़ते हैं। बाबा सिर्फ पैर ही नहीं पड़ते, सुना है नीम के नीचे बैठी हर चीज उन तक पहुंच जाती है। चुप रहो। हवा अचानक रुक गई। नीम की पत्तियां भी सन्न हो गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर ये बातचीत सुन रही हो। राघव ने अपने बस्ते से एक डायरी निकाली जो उसके दादा की थी। दादाजी ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि खड़बीज की 5 बहनें भूखी नहीं हैं, वो प्यासी हैं। जिस दिन उनका पानी खत्म होगा वो बाहर आएंगी। इसका मतलब क्या है बाबा? मतलब यही है कि हमने कभी उनकी प्यास बुझाई नहीं, बस अपनी बुझाते रहे। सन 1857 के गदर के समय इस हवेली के मालिक ठाकुर गजराज सिंह को अंग्रेजों से बचने के लिए एक अघोरी साधना का सहारा लेना पड़ा। उसने अपनी 5 रखैलों, जो 5 बहनें थीं, को इस बावड़ी के पानी में डुबो दिया और उनकी आत्माओं को अपनी रक्षा के लिए बांध दिया। उसने वादा किया था कि हर पूर्णिमा उन्हें जल का अर्घ्य देगा, पर उसने कभी नहीं दिया। वो 5 भूखी प्यासी ही रह गईं। और हम पानी के लिए वहां कुआं खोदने जा रहे हैं। भूत प्रेत की बातें हैं। मैं आज रात वहां जाऊंगा और उस बावड़ी का पानी देख कर आऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता। ये कहते ही चौपाल पर सन्नाटा पसर गया। जोगा बाबा ने लंबी सांस छोड़ी और हुक्के की नली अपनी ओर खींच ली। चांद पूरा गोल था, लेकिन उसकी रोशनी में वो चांदी जैसी सफेदी नहीं थी। वो हल्की पीली, बीमारी की तरह पीली थी, जो खड़बीज की टूटी मीनारों पर ठीक से पड़ भी नहीं रही थी। अंधेरा हावी हो रहा था। रात का पहर गहराता जा रहा था।
राघव ने हाथ में एक बड़ी टॉर्च उठाई और अपनी जीप की चाबी निकाली। उसके दोस्त केशव और पप्पू डरे हुए थे, लेकिन दोस्ती का धर्म निभाने को तैयार खड़े थे। उन्होंने पास के ही गांव से बुलाए गए तांत्रिक भैरव शास्त्री का इंतजार नहीं किया, जिन्हें जोगा बाबा ने सुबह बुलवा भेजा था। राघव, सोच ले, जोगा बाबा ऐसी बातें यूं ही नहीं कहते। उस खंडहर में मैंने दिन में भी किसी को कुछ बोलते सुना है। बोलने की बीमारी है तुम लोगों को। ये जमीन सख्त है, इसलिए बावड़ी का पानी सूखता नहीं। यही भूगोल का सच है। बाकी भूत प्रेत तुम्हारे दिमाग की उपज है। तो फिर पिछले साल मेरी बकरी क्यों मरी थी? उस खंडहर के पास घास चरने गई थी और आधी रात को आवाजें आ रही थीं, पानी दे, पानी। सुबह उसका गला सूखा पड़ा था, मानो कोई अंदर से सारा खून चूस गया हो। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों जीप पर सवार हुए और खड़बीच की ओर चल दिए। गांव की सीमा खत्म होते ही हवा का रुख बदल गया। वो चिलचिलाती गर्मी जो दिन भर हड्डियों को सेक रही थी, अचानक एक सीलन भरी ठंडक में बदल गई। खड़बीच के पत्थर चंद्रमा की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे उनमें अभी अभी पसीना आया हो। जीप खंडहर के मुख्य द्वार पर रुकी। विशाल लोहे का दरवाजा सैकड़ों साल पुरानी जंग खाए हुए था और आधा खुला हुआ था, मानो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की हवा बाहर से बिल्कुल अलग है। इसमें एक मीठी सी सड़ांध थी, जैसे गन्ने का रस कई दिन पुराना पड़ा रहने पर सड़ जाता है। आंगन में एक बहुत बड़ा सूखा हुआ कुआं था और ठीक उसके बगल में पत्थरों से बनी एक बावड़ी थी, जिसकी सीढ़ियां अंधेरे पानी में गायब हो रही थीं। राघव ने टॉर्च की रोशनी बावड़ी के पानी पर डाली। पानी बिल्कुल शांत था, शीशे की तरह। लेकिन उस शीशे में उन्हें अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे बावड़ी की सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में लिपटी 5 आकृतियां दिखीं। पप्पू की चीख निकलने से पहले ही राघव ने उसका मुंह दबा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। ये सिर्फ चांद की रोशनी का धोखा है। लेकिन जब उसने फिर से पानी की ओर देखा, पानी की सतह अब शांत नहीं थी। उसमें भंवर पड़ रहे थे, 5 अलग अलग भंवर, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए। और उन भंवरों से आवाज आने लगी, बहुत ही धीमी, सुरीली, लेकिन दिल को चीरने वाली गुनगुनाहट जो सीधे दिमाग में घुस रही थी। आजा भाई, पानी में कितनी ठंडक है, हम कितनी प्यासी हैं, बस एक घूंट तेरे हाथ से। ये आवाज हवा के जरिए नहीं, शरीर की हड्डियों के जरिए अंदर जा रही थी। केशव और पप्पू ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज होती गई। राघव मंत्रमुग्ध सा बावड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं, सिर्फ सफेदी रह गई थी। राघव, पीछे हट। लेकिन राघव ने सुना नहीं। तभी खंडहर के दरवाजे पर एक और आवाज गूंजी, जो बारूद की तरह गूंजी। रुक जा छलिया, उसे छोड़ दे। शास्त्री जी, जिन्हें जोगा बाबा ने बुलवाया था, सही समय पर आ पहुंचे थे। उन्होंने अपने झोले से मुट्ठी भर काला तिल और सरसों निकाला और राघव पर फेंक दिया। जैसे ही दाने राघव के शरीर से लगे, चिंगारियां निकली और राघव झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। उसके कान, नाक और मुंह से पानी बहने लगा, वही सीलन भरा बदबूदार पानी जो बावड़ी में भरा था। राघव को गांव वापस लाया गया। जोगा बाबा के आंगन में उसे चारपाई पर लिटाया गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, इस जलते मौसम में भी। भैरव शास्त्री ने उसकी छाती पर हाथ रखा तो उनकी भौहें चढ़ गईं। इसकी सांसें बावड़ी के पानी की लय से चल रही हैं। ये अब यहाँ नहीं है, इसका मन तो उसी पानी में अटका पड़ा है। उन 5 ने पानी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, उन्होंने इसके खून के पानी पर हक जमाया है। तो क्या राघव बचेगा? सूरज निकलने पर इसकी सांसें तेज होंगी, लेकिन इसकी आत्मा सो जाएगी। और जब रात होगी तो ये नींद से नहीं, बल्कि कोमा से जागेगा और पागलों की तरह खड़बीच की तरफ भागेगा। हर रात ये उनके पास जाएगा और हर सुबह मरा हुआ पड़ा रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक इसका शरीर पानी की एक बूंद भी नहीं दे पाता, तब तक ये मर जाएगा। केशव और पप्पू सिर पकड़कर बैठ गए। गांव वालों का डर अब दहशत में बदल चुका था। सुबह होते होते राघव की हालत बदली।
उसकी सांसें तेज हुईं और वो बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं और होठ सफेद पड़ गए थे। उसे कल रात की कुछ भी याद नहीं थी। मेरे सर में बहुत दर्द है और बहुत प्यास लगी है, पानी दो। केशव ने लोटे में पानी भरकर आगे बढ़ाया। राघव ने लोटा होंठों से लगाया ही था कि अचानक पानी की जगह कीचड़ और हरी काई निकलने लगी। लोटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। पानी का सारा बर्तन खराब हो गया। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राघव गुस्से में उठ खड़ा हुआ। ये कोई साजिश है। मैं अभी वापस जा रहा हूं उस खंडहर पर। मैं उस बावड़ी का पानी पीकर दिखाऊंगा। अगर आज बारिश नहीं आई तो वही एकमात्र जल स्रोत है। पहले इसे रोको, ये अब अपने वश में नहीं है। इसे पानी की लालसा हो गई है, वो प्यास जो सिर्फ बावड़ी का खारा पानी ही बुझा सकता है। भैरव शास्त्री ने राघव को जबरदस्ती बिठाया और अपनी पोटली से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली। डिबिया खोली तो उसमें राख जैसा कुछ था। ये उसी बावड़ी की सतह पर जमी चिता की राख है। इसे मैंने सालों पहले जमा किया था। बस इसी से हम उन्हें एक धागे में बांध सकते हैं। उन 5 बहनों की शक्ति पानी है। पानी ही उनका शरीर है और पानी ही उनका श्राप। हमें सूखे के इस मौसम में उस बावड़ी में एक प्यास का द्वीप बनाना होगा। प्यास का द्वीप? वो क्या है? जब तक उनका अस्तित्व पानी से जुड़ा है, वो अमर है। हमें बावड़ी के बीचों बीच पानी के स्तर से ऊपर सूखी लकड़ियों और मिट्टी का एक मचान बनाना होगा, एक पूरी तरह सूखा टुकड़ा। उस द्वीप पर बैठकर हमें उनका असली नाम लेना होगा, वो नाम जो ठाकुर गजराज सिंह ने उन्हें दिए थे, और फिर उन्हें अग्नि अर्पित करनी होगी। अग्नि है एकमात्र ऐसी चीज है जिसे वो निगल नहीं सकती। ये प्लान बेहद खतरनाक था। बावड़ी के पानी में घुसने का मतलब मौत को गले लगाना था, लेकिन राघव के लिए और पूरे बैरागढ़ के लिए यही आखिरी रास्ता था। शाम ढलने वाली थी। उन्हें रात होने से पहले ये काम करना था, क्योंकि रात में तो वो 5 बहनें और भी ताकतवर हो जाती थीं। राघव को छोड़ केशव, पप्पू और चंदर सब तैयार हो गए। शाम का सूरज खून की लाली बिखेर कर डूब रहा था। खड़बीज का विशालकाय खंडहर और भी विकराल दिख रहा था। बावड़ी का पानी दिन में भी काला और गहरा था, पर अब उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे कोई नीचे से उन्हें घूर रहा हो। ध्यान रखना, पानी में पैर मत डालना, इसकी एक बूंद भी तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी, शास्त्री जी ने चेतावनी दी। उन्होंने सबसे पहले रस्सियों के सहारे लकड़ियों का एक बेड़ा तैयार किया और उस पर मिट्टी की बोरियां डालकर उसे सीलन से बचाया। बीच बावड़ी में एक छोटा सा सूखा सा टापू तैयार हो गया। शास्त्री जी ने अपनी झोली से सिंदूर, चावल और एक पुरानी मुट्ठी भर तस्वीरें निकालीं, जो भगवान जाने कहां से मिली थीं। वो उस अघोरी का एकमात्र चित्र था जिसने ये साधना कराई थी। शास्त्री जी उस चबूतरे पर बैठ गए और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम जल मंडलाय पंचरूपिणी सरस्वती लक्ष्मी काली तारा शाकिनी, सुनो मेरी पुकार। जिस अग्नि से तुम्हारा शरीर जला था वो फिर से बुला रही है। जैसे ही मंत्र गूंजे, बावड़ी का पानी हिलना शुरू हुआ। पहले हल्की लहरें, फिर तेज उबाल। पानी के बीचों बीच एक भंवर बना और उस भंवर में से एक एक करके 5 चेहरे बाहर आने लगे। वो सब बिल्कुल एक जैसे थे, लंबे काले बाल, सफेद साड़ियां, लेकिन उनका चेहरा ऐसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता है। उनकी आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे थे जिनके अंदर कीचड़ और सड़ा हुआ पानी भरा था। उनके मुंह से लगातार बदबूदार पानी रिस रहा था और वो सब एक सुर में हंस रही थीं। देखो, हमारा भाई आया है, हमारे लिए आग लाया है। क्या हमें सेकने आया है? उनकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि केशव और पप्पू ने कान बंद कर लिए। वो बावड़ी के किनारे खड़े डर से कांप रहे थे। इतने में एक भयानक बात हुई। एक बहन जो सबसे आगे थी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पानी की तरह तरल था, लेकिन वो सांप की तरह लहराता हुआ सीधा शास्त्री जी के गले तक आ पहुंचा। नाम बताओ, अपने असली नाम। वचन से बंधी हो, अग्नि से परखी जाओगी। उन्होंने चावल और सिंदूर उस तस्वीर पर फेंका और मशाल जला दी। जैसे ही आग ने तस्वीर को पकड़ा, उन 5 चेहरों में दरार पड़ने लगी। उनकी हंसी चीखों में बदल गई।
बावड़ी का पानी उबलने लगा और उसमें से भयानक बदबू निकलने लगी, लेकिन हर चीख के साथ पानी का स्तर कम होता जा रहा था। आग और पानी का संगम होने तक मत रुकना, भागो यहां से, बावड़ी सूख रही है। सबने पीछे भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी राघव, जो अर्धमूर्छित अवस्था में गांव में था, अचानक वहां प्रकट हो गया। उसकी हालत भयानक थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वो चीख रहा था, पानी, बस एक बूंद, और वो सीधा बावड़ी के भंवर में कूद गया। राघव! केशव उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शास्त्री जी ने उसे रोक लिया। राघव पानी में गिरते ही गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे पानी ने उसे निगल लिया हो। बावड़ी में आग और पानी का एक घमासान मच गया। पांचों बहनें अपने आखिरी वचन से बंधकर राघव को अंदर खींच रही थीं। शास्त्री जी ने देखा कि ये उन्हीं के अघोरी मंत्रों का उल्टा असर था। राघव ने पानी मांगा था और पानी की आत्माएं उसे लेने आ गई थीं। शास्त्री जी ने तुरंत अपनी छाती पर एक त्रिशूल बनाया और बची हुई सारी राख बावड़ी में उड़ेल दी। अगर ये बचेगा तो अग्नि से बचेगा। उन्होंने मशाल ही पूरी बावड़ी में फेंक दी। केरोसिन के कारण पूरी बावड़ी की सतह पर आग लग गई। अंदर से एक जोरदार विस्फोट हुआ और बावड़ी का पानी, जो अब कीचड़ था, जमीन में धंस गया। राघव का शरीर बेहोशी की हालत में जले हुए कपड़ों में बावड़ी की आखिरी सीढ़ी पर पड़ा मिला। अगली सुबह बैरागढ़ में एक अजीब सी शांति थी, न सिर्फ गांव में बल्कि हवाओं में भी। खड़बीज का खंडहर कल रात के घटनाक्रम के बाद मानो और बूढ़ा हो गया था। उसकी दीवारें अपनी जगह से खिसक गई थीं और बावड़ी की जगह सिर्फ एक गहरा सूखा हुआ गड्ढा रह गया था, जिसकी तली में काली राख जमी थी।